Hello friends, I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो थ्योरी के शुरुआती चैप्टर हैं वो कवर किए एंड आई होप आप लोगों ने वो थ्योरी के चैप्टर बड़े ध्यान से देखे होंगे, क्योंकि जो हमारा न्यूमेरिकल है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो न्यूमेरिकल है वो थ्योरी पर ही बेस होता है। एक तरीका आप न्यूमेरिकल करके थ्योरी जान लें, थ्योरी सीख लें, लेकिन वो तो रटने वाला तरीका है। दूसरा तरीका, आप थ्योरी को पहले समझ लें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको कभी न्यूमेरिकल रटने नहीं पड़ेंगे। आज हम एक ऐसे चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आप 11th क्लास में पहला न्यूमेरिकल चैप्टर इसे कह सकते हैं। दोस्तों, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो पहले हमें यह जानना होगा कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम बहुत आसान भाषा में समझें तो आसान भाषा में मैंने यहां एक बात लिखी है, इसको मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा, ध्यान दें। ये कहते हैं एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the asset and liabilities of a firm are equal। मतलब यह है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस चीज का? जो ये शो करती है कि हमारा एसेट और लाइबिलिटी हमेशा समान रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब चूंकि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहां शब्द लिख दिया गया है ऑफ ए फर्म आर इक्वल। मतलब एक फर्म का, अब ये फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म ही नहीं है। फर्म का मतलब यहां आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, यानी कि एक अकेला व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो उसमें भी ये बात सच है। हमेशा एसेट और लायबिलिटी बराबर रहेंगे, ये बात दिमाग में रखिए। अब इसके बाद में फिर हमारी थ्योरी जो हमने पढ़ी है वहां से हम कुछ चीजें लेंगे। जब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटीज कितने तरह की होती हैं? एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। मैं इस चैप्टर को आपको बैलेंस शीट से भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन बैलेंस शीट चूंकि अभी आप जानते नहीं हैं, अभी तो आप शुरुआती दौर में हैं, तो मैं बैलेंस शीट का जिक्र करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। दोस्तों, जब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की तो ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा है। लायबिलिटीज कितने तरह की? दो तरह की, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन हमने यहां पर पढ़ा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन किस चीज का? कि एसेट और लायबिलिटी बराबर होंगी। इसलिए मैंने यह लिख दिया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जानते हैं ये जो लायबिलिटी लिखा है ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज के लिए लिखा है। जो ये कैपिटल है हमारी, ये इंटरनल लायबिलिटी है। इसका मतलब जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि एसेट एंड लायबिलिटीज इक्वल होंगे, तो ये तो सच है। लेकिन लायबिलिटीज अगर दो तरह की हमारे सामने हैं तो वो दोनों मिलकर के एसेट के बराबर होंगी, और ये किसी भी परिस्थिति में बात सच होती है। और यही पूरा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। जस्ट ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तो अभी आप चूंकि बैलेंस शीट जानते नहीं हो, इसलिए मैं उसका जिक्र कर नहीं रहा हूं। मैं यहां बैलेंस शीट बनाकर आपको दिखाऊंगा, आप कंफ्यूज हो, पता नहीं क्या है बैलेंस शीट ये। अभी तो हम कैसे बात कर रहे हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो तरह की, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, दूसरी इंटरनल लायबिलिटी। इस इंटरनल लायबिलिटी को अगर हम देखें तो ये ऑनर्स के लिए, यानी कि जो पैसा ऑनर्स देता है बिजनेस को। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस शुरू करने के दो तरीके आपके पास में। एक तरीका तो आप उस बिजनेस को अपने पैसे से शुरू कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास में तो केवल 1 करोड़ रुपया है, आपने एक शोरूम खोलने का मन बनाया है, 1 करोड़ रुपया है आपके पास में, तो ठीक है, कैपिटल हो गई, इंटरनल लायबिलिटी होगी बिजनेस की। लेकिन अगर किसी वजह से आपको इस शोरूम के लिए जरूरत है, सपोज करिए 3 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ कहां से आएंगे? या जरूरत है 2 करोड़ रुपए की, तो फिर 1 करोड़ बाकी का कहां से आएगा? ये कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी, आउटसाइडर आपको फंड देंगे, बस ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिलकर के हमेशा आपके इक्वल रहेंगी एसेट्स के। हम एसेट्स को भी डिफाइन कर चुके हैं,
अपनी पुरानी वीडियोस में, तो आप जानते हैं एसेट्स क्या होती है, आप जानते हैं लायबिलिटीज क्या होती है, उन्हीं का जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर इस चैप्टर को आप रटना चाहते हैं, अकाउंट को रटना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर इस चैप्टर को और अकाउंट्स को हमेशा के लिए समझना चाहते हैं तो फिर तरीका यही होगा। सबसे पहले मैं बात अब रिपीट कर दूं एक बार, क्या पढ़ाया हमने यहां पर, एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है ये लिखा, एक लाइन में याद रखें, मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन है, जस्ट मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है। किस चीज का प्रेजेंटेशन है? इस बात का जो हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होंगी, इसी चीज को मैथमेटिकली प्रेजेंट कर देना ही अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अब आपके लिए कोई नई बात या बड़ी बात नहीं रही है। अब हमें कुछ तो रूल फॉलो करने हैं, उन रूल्स को अप्लाई करना सीखना है, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, आपके लिए कभी इसकी बड़ी बात नहीं होगी। और हाँ, एक बात और सुनिए, अगर आपने इसे मेरे पढ़ाई तरीके से पढ़ा तो जब बैलेंस शीट आप बनाना सीखेंगे, जब बैलेंस शीट की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जो लास्ट चैप्टर जो 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता ही आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जब हम बैलेंस शीट सीखेंगे तो वहां भी ये चैप्टर मदद करेगा। तो इसे समझिए, ध्यान से सीखिए बजाय रटने के, अगर आपको इसकी मदद आगे भी लेनी है। और अगर ये चैप्टर आइसोलेशन में करना है कि बस यहीं पढ़े यहीं पर खत्म, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, चॉइस इज योर्स। स्टूडेंट्स, इस बात को सिद्ध करके देखते हैं कि जो कुछ हमने यहां लिखा है वो सच भी है या नहीं है। देखो बच्चों, मान लीजिए आपने, मैं छोटी अमाउंट ले लेता हूं, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब आप 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आ जाएगा। बस आपने एसेट्स में एक कैश लिखा, कैश कितना आया? 1 लाख रुपीज। अभी हमारे पास में बिजनेस में कैपिटल आ चुकी है, यानी कि एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, तो यहां 1 लाख रुपए। अब हमारे पास में बिजनेस में क्या पोजीशन है? जैसे ही बिजनेस हमने 1 लाख रुपए लगा करके स्टार्ट किया, हमारे पास में एसेट भी है 1 लाख रुपए की, हमारे पास में कैपिटल भी है 1 लाख रुपए की। क्या हमने बाहर वालों से कोई लेन देन किया? द आंसर इज नो। इसका मतलब लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम बात कह रहे थे वो सच है। अभी भी 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटीज केवल एक ही प्रकार की आई है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, चूंकि एक ही प्रकार की लायबिलिटी है तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, या यूं कहें कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो बेसिक इक्वेशन हमारी क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट हमेशा लायबिलिटी के बराबर होंगी। मैं इस पर जब आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो जहां ट्रिक लगती है, जहां पर जो ट्रिकी पॉइंट है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, उनको मैं आपको समझाऊंगा, आपके तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आपने गुड्स परचेज कर लिए, आपने गुड्स परचेज किए और ऑन क्रेडिट कर लिए। अगर आप गुड्स परचेज करेंगे, ऑन क्रेडिट करेंगे, तो इसका मतलब बाद में पैसा देना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। आपने उधार गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिट पर खरीदे हैं, तो इसका मतलब क्रेडिटर नाम की चीज आ जाएगी। और क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होते हैं, लेकिन है तो लायबिलिटी हमारी। तो अब देखो कैसे हम इसे एडजस्ट करेंगे। हमारा इस इक्वेशन को तो हम यहां ऐसे लिख देते हैं। हमारी पोजीशन, जब हम ये पूरा क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने का तरीका भी यही है कि हम हर ट्रांजैक्शन के बाद यहां नेट इफेक्ट लिखते हैं। अभी हमारे पास में कैश है 1 लाख रुपीज, लायबिलिटीज कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटल भी 1 लाख रुपीज। अभी हमने उधार गुड्स खरीद लिए मेरे एग्जाम्पल में, तो अगर हम उधार गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास में कैश तो अभी भी 1 लाख ही है, लेकिन एक नई एसेट हमारे साथ पिक्चर में आ जाएगी। वो क्या है? स्टॉक। पहली ट्रांजैक्शन के वक्त स्टॉक कुछ भी नहीं था,
इसलिए यहां तो नील था ये। लेकिन अभी जो नई ट्रांजैक्शन होगी हमारी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इसका? द आंसर इज नो। हमारा कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई कैश का आना जाना नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो उधार खरीदा है, ऑन क्रेडिट खरीदा है। लेकिन हमारे पास गुड्स तो आ गए, इसका मतलब स्टॉक हमारे पास आ गया है। और अगर स्टॉक आ गया है तो उस स्टॉक के लिए यहां पर सपोज करिए मैंने 20,000 की गुड्स खरीदे, तो 20,000 यहां मैं स्टॉक में लिखूंगा। 1 लाख रुपीज मेरे पास कैश है, 20,000 एसेट के रूप में मेरे पास स्टॉक आ चुका है। लेकिन एक लायबिलिटी भी तो क्रिएट हो गई है जिसका नाम है क्रेडिटर। तो यहां हम देखें, ऊपर हम यहां टाइटल डाल लेंगे, ये तो था हमारा कैपिटल का, और यहां मैं एक टाइटल डाल लेता हूं क्रेडिटर। ठीक है। अब ये जो क्रेडिटर है ये कितने हो गए मेरे क्रेडिटर्स? 20,000 के। मैंने 20,000 रुपए का गुड्स उधार खरीद लिया है, तो 20,000 रुपए मेरे क्रेडिटर, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लेकिन इधर एक एसेट भी क्रिएट हो गई। लेकिन क्या कोई मेरी कैपिटल पर फर्क पड़ा? द आंसर इज नो। इसका मतलब ना तो मेरा कैश इफेक्ट हुआ और ना ही मेरी कैपिटल इफेक्ट हुई इससे। तो बस हम यहां पर, अब इसका ये ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। यहां इक्वल टू का मार्क लगा हुआ है, इक्वल टू। इसका मतलब ये अभी भी सच होना चाहिए। देखते हैं सच हो गया है नहीं। कैश का टोटल 1 लाख, गुड्स का टोटल 20,000, यहां पर क्रेडिटर का टोटल 20,000 और कैपिटल 1 लाख। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये जो इधर इज इक्वल टू से इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है वो कितना है? 1,20,000। अगर आप इधर का टोटल देखोगे तो ये भी 1,20,000 है भाई। इसका मतलब ये दोनों टोटल बराबर हैं। यही तो बात थी, यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन थी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही होगी किसी भी परिस्थिति में। मैंने केवल 2 एग्जाम्पल देकर के अभी आपको समझाया। इसका पूरा न्यूमेरिकल और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको लेकर के अभी मैं एक नई वीडियो में इस बात को बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।